हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कन्फर्म करेंगे क्विकली उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म इस स्पेशल सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इन क्वेश्चंस के ऊपर। फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट सिंगल लाइनर क्वेश्चंस जो EBFM के पेपर को रिलेट करते हैं। सो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस उस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो ये आपके एग्जाम का जो चेंज स्टाइल है उसको ये क्वेश्चंस मीट करते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास ये रहा पहला क्वेश्चन। FAME scheme has been launched with the goal to improve flow of credit to lower the initial purchase price of electrical vehicles. FAME stands for, दो FAME स्कीम है उसको किस लिए लॉन्च किया गया? तो गोल है कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है इस सेक्टर को, किस सेक्टर को? इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर को। तो उसकी इनिशियल परचेज प्राइस को रिड्यूस करने के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे फेम का फुल फॉर्म क्या होता है वो हमने बताना है। सो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फेम? तो कोशिश करिए बताएं फेम का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फेम? तो याद रहे इसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये इस प्रकार के स्टाइल वाले क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फेम? फेम का फुल फॉर्म क्या है? सो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फेम? कोशिश करें फुल फॉर्म क्या है। चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूं फेम का फुल फॉर्म क्या है। सो फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये है फेम का फुल फॉर्म। और ये स्कीम किसके लिए है? तो इस स्कीम को लॉन्च किया इस गोल के साथ कि इम्प्रूव करना है हमने फ्लो ऑफ क्रेडिट टू लोअर इनिशियल परचेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो प्राइस है उसको रिड्यूस करने के पर्पज़ के लिए ये स्कीम एक इंसेंटिव के तौर के ऊपर अवेलेबल स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 2, RBI included renewable energy projects financing in priority sector lending. Such loans are part of। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ लोन्स को जो हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फिनांस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, कुछ अमाउंट तक उस प्रकार के लोन्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूड किया है। वो जो लोन्स इंक्लूडेड हैं वो किस लोन का पार्ट है? सो सच लोन्स आर पार्ट ऑफ। तो रिकॉल करिए ये कौन से सेक्टर के लोन्स हैं जिन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इंक्लूड किया जाएगा। सो विच इज दैट सब सेक्टर? तो कौन सा सेक्टर उनको कहा जाएगा? वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लोन्स हैं। फ्रेंड्स, उनको हम कहते हैं ग्रीन लैंडिंग। सो ग्रीन लैंडिंग में आ जाएंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जिन्हें हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी इंक्लूड करते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स आर इशूड टू फाइनेंस न्यू ग्रीन इनिशिएटिव्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एक बात और बताना चाहूँगा। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए अप टू 30 करोड़ और घरों में जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी का अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपीस तक के लोन उनको इंक्लूडेड हैं। तो उसको हम ग्रीन लैंडिंग में इंक्लूड करते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स आर इशूड टू फाइनेंस न्यू ग्रीन इनिशिएटिव्स। These include efforts to combat air pollution, changes to demography,
क्लाइमेट ऑल्ट्रेशन, एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनको किस लिए इशू किया जाता है, किस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए इशू किया जाता है, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, एफर्ट्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। सेकंड, चेंजेस टू डेमोग्राफी। तीसरा, क्लाइमेट ऑल्ट्रेशन। चौथा, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर्स बनते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए व्हाट आर द ऑप्शंस, तो बताएंगे आप ऑप्शंस क्या क्या बनती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हमारी 1, 3, 4 बनते हैं। चेंजेस टू डेमोग्राफी यानी हमारी पॉपुलेशन के जो कंपोजिशन है उसकी चेंज के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे लिए, किस किस के लिए इशू किए जाते हैं। जो एयर पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रही हैं उसके लिए, और जो कुछ स्पेसीज हैं, कुछ ऐसी नस्लें हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिप्लीशन रोकने के लिए। डिप्लीशन होता है धीरे धीरे करके चीज़ों का ख़त्म हो जाना। मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, नंबर 2 ब्लैंक, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, नंबर 5 ब्लैंक। सो मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इन 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस में 3 फंक्शंस आपको दे दिए गए हैं, बाकी 2 फंक्शंस कौन कौन से हैं ये हमने बताना है। तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, ये बाकी 2 फंक्शंस कौन कौन से हैं, विच आर अदर 2 फंक्शंस। कोशिश करेंगे ज़रा, व्हाट आर अदर 2 फंक्शंस, कौन से हैं बाकी 2 फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या बनता है, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सो बाकी बचे हुए 2 फंक्शंस कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के, मैं एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा। ये आपका जो डिफरेंट स्टाइल के पेपर के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते, तो इस सेशन में हमारा फोकस उसके ऊपर है। तो ये 2 जो फंक्शंस हैं, एक है ऑर्गेनाइजिंग और एक है कंट्रोलिंग। सो 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, which function in management deals with monitoring and measuring of performance of people and comparing them with pre-decided standards and projections। मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर वो कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है मॉनिटर करने में, मेजर करने में लोगों का परफॉर्मेंस यानी एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को, और उनको कंपेयर करने में विद प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोजेक्शंस। तो हमने बताना है वो फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का। यस, कोशिश करिए उस फंक्शन को बताने की। सो व्हाट इज दैट फंक्शन। तो थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करना पड़ता है। जो आपने लर्न किया है उसको आपने यूज करना है और उसके लिए आपको कोई क्लूज नहीं दिए जा रहे। तो कौन सा मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो इस पार्ट के साथ डील करता है। सो व्हाट इज दैट फंक्शन। तो नोट कर लेंगे वो कौन सा फंक्शन है। फ्रेंड्स, वो फंक्शन है द कंट्रोल फंक्शन, जो सबसे लास्ट में हमने नोट किया था लास्ट क्वेश्चन में। सो कंट्रोल फंक्शन मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पीपल, और उसको कंपेयर करना प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स के साथ, तो उसके साथ ये डील करता है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 6। ए प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर टू jointly establish, record and then monitor the goals for a particular period of time। हमने बताना है उस प्रोसीजर का नाम जो क्या इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय यानी दोनों को
वर्किंग टुगेदर टू जॉइंटली इस्टेब्लिश रिकॉर्ड एंड देन मॉनिटर द गोल्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। तो हमने बताना है उस प्रोसीजर को जो एक तरफ मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है, एक तरफ एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करता है, जो इकट्ठा मिलके काम करते हैं ताकि वो जॉइंटली इस्टेब्लिश कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और मॉनिटर कर सकें गोल्स को फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पे किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं? बहुत फेमस ये प्रोसीजर है। तो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस? कौन से प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? सो इट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर में क्या देखा जाता है? जॉइंटली मिलके एम्प्लॉयज भी और मैनेजमेंट की गोल्स को तय करते हैं, फिर परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं उन गोल की परफॉर्मेंस को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन था, प्रोसीजर था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ऑल फैक्टर्स बोथ इंटरनल as well as external that have impact on performance of the organization, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो किसके पर्पस के लिए यूज होता है? जो एग्जामिन करता है सभी फैक्टर्स को, चाहे वो फैक्टर्स इंटरनल हों चाहे वो फैक्टर्स इंटरनल हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताना है उस प्रोसेस का नाम। सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? यस, कोशिश करिए, बताइए कौन सा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर बनता है। सो इसका आंसर है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस में हम इंटरनल फैक्टर्स को भी लेते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी लेते हैं, दोनों तरह के फैक्टर्स को लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर कितना है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्गेनाइजिंग इज इंपॉर्टेंट और उसके पीछे रीजंस दिए हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एंड इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स हाई प्रॉफिट्स। तो जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी है, वो मैनेजमेंट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे ये रीजंस हैं और आपने देखना है इनमें कौन कौन से रीजंस करेक्ट रीजंस बन रहे हैं। सभी रीजंस को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर को अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। एफिशिएंसी एडमिन में है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रॉफिट अर्न करे इसको सुनिश्चित करना है, या सारे के सारे ही हैं। सो यस, व्हाट विल बी आवर आंसर? हमारा आंसर क्या बनेगा? व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फ्रेंड, इसका आंसर बनेगा ए, बी एंड सी ओनली। ये सुनिश्चित करना कि ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रॉफिट अर्न करेगा, सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करना ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग सुनिश्चित नहीं कर सकता, एफर्ट कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन सुनिश्चित नहीं कर सकता, इसीलिए दिस इज आउट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के टास्क होते हैं। इन टास्क में डेलीगेट करना है, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टास्क को डेलीगेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, अथॉरिटी को असाइन करना। हमने बताना है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन कौन से टास्क हैं, विच टास्क आर देयर इन ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेट टास्क, डेलीगेटिंग अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी, असाइनिंग अथॉरिटी। तो हमने बताना है
ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से टास्क हैं? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर बनता है? देखिए जरा केयरफुली, इसको देखेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? सो इसका आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑल दी अबव। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजिंग के टास्क हैं, यानी काम देना, डेलीगेट द टास्क, देन डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार बनाना, एंड असाइनिंग अथॉरिटी, उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करना। बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और ये किन के लिए दिए जाते हैं? किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए इसमें ये तीनों ही टास्क इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा फीडबैक देंगे मुझे जो लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो बताएंगे सेशन कैसा चल रहा है, हाउ डू दे फाइंड द सेशन। और जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं कि सेशन उनको कैसा लग रहा है, हाउ डू दे फाइंड दिस सेशन सो फार। तो दे दीजिए थोड़ा सा फीडबैक, कमेंट बॉक्स के अंदर दे देंगे सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, वेदर दे आर लाइव इन द लाइव क्लास और दे आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड वर्जन। तो थोड़ा सा फीडबैक दे देंगे, थोड़ा सा सजेशन दे देंगे अगर इसमें किसी प्रकार की हमने कोई चेंज करनी है। लेकिन ध्यान रहे हमारा फोकस है वो क्वेश्चंस जो बगैर ऑप्शन के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मेनली हम उसमें वो क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट द मेथड बाय विच अथॉरिटी such as managers formulate objectives and instructions which are subsequently carried out by employees and other workers are called। तो जब मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें ऐसा कौन सा वो मेथड है, सो व्हाट इज दैट मेथड जिसमें जो अथॉरिटी है जैसे मैनेजर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और सब्सिक्वेंटली ये कौन कैरी आउट करता है? तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स इनको पूरा करते हैं। तो हम उस मेथड को क्या कहते हैं? सो व्हाट इज दैट मेथड? इससे पहले एक मेथड हमने और डिस्कस किया था जिसमें ऑब्जेक्टिव्स मिल के तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को अथॉरिटीज दैट इज मैनेजर्स तय करते हैं। तो इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर? व्हाट दिस मेथड इज नोन एज, तो कौन सा मेथड इसको कहते हैं? तो चलिए नोट कर लेते हैं हम इसको कौन सा मेथड कहते हैं। एज लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को हम कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है? अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं, और एग्जीक्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉयज एंड अदर वर्कर्स। XYS Limited is a large company. It handles complicated business. In an effort to increase their level of adaptability without giving up their management authority, the company may use what type of organizational structure? तो अब हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये एक लार्ज कंपनी है और ये कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस को हैंडल करती है। ये कोशिश करना चाहती है कि अपनी अडेप्टेबिलिटी का लेवल इंक्रीज करे, और वो भी बगैर मैनेजरियल अथॉरिटी को गिव अप किए। तो इस पर्पस के लिए वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे? सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे शुड गो फॉर? तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपने देख ली है। रिक्वायरमेंट है उनको लेवल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी होता है करंट सिचुएशन के साथ अलाइन कर लेना, और वो भी मैनेजरियल अथॉरिटी को गिव अप किए बगैर। तो हम यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर की बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर ऑफ विच
organizational structure. Friend, here we are talking about line staff organization structure. One of a few models that have remained relevant even as while other came and gone out of style is McKinsey's framework or model developed by consultants working for McKinsey and Company in late 1970s. This model has how many stages और phases for managing change? तो ये मॉडल किस पर्पस के लिए? ये चेंज मैनेजमेंट का मॉडल है। चेंज मैनेजमेंट के मॉडल में ये मैकिन्से फ्रेमवर्क और मॉडल है जिसको कंसल्टेंट्स ने डेवलप किया था लेट 1970 में। तो हमने बताना है इस मॉडल की स्टेजेस कितनी हैं। तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन दिस मॉडल? तो इसकी स्टेजेस कितनी हैं? तो ये आंसर हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो इसकी स्टेजेस है हमारे पास कुल मिला के 7 स्टेजेस और सारी की सारी हम इसको कहते हैं 7S स्टेजेस। तो ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। 7 स्टेजेस में स्ट्रेटेजी है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, स्टाइल है, स्टाफ है, स्किल्स हैं। तो ये 7 स्टेजेस मॉडल है मैकिन्से फ्रेमवर्क और मॉडल। एडकर्स थ्योरी ऑफ चेंज स्टैंड्स फॉर 5 पिलर्स विच इंक्लूड। जो एडकर का थ्योरी है वो 5 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करती है। इनमें 3 पिलर्स का नाम हमें बताया गया है, कॉन्शियसनेस, नॉलेज, रीएनफोर्समेंट। जो बाकी बचे 2 पिलर्स हैं उनके नाम हमने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो कौन सा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? तो बाकी 2 कौन कौन से पिलर्स हैं एडकर्स थ्योरी ऑफ चेंज के लिए? सो व्हाट आर अदर 2? कौन से हैं? तो इसमें जैसे हमारे पास ये तो आ चुके हैं, जैसे आर है रीइंफोर्समेंट के लिए, के हमारे पास नॉलेज के लिए है, कुछ कॉन्शियसनेस के लिए है। फ्रेंड्स, ये बाकी बचे 2 हैं, डिजायर टू कंट्रीब्यूट एंड कैपेबिलिटी। डिजायर टू कंट्रीब्यूट एंड कैपेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं इसके, किसके? एडकर्स थ्योरी ऑफ चेंज। ये भी चेंज की थ्योरी है और ऊपर मैकिन्से फ्रेमवर्क फॉर और मॉडल, वो भी चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट whose theory includes 6 type of organizational activities including management। तो हु इज वाइडली एक्नॉलेज्ड, किसको माना जाता है कि वो फाउंडर थे मॉडर्न मैनेजमेंट के? सो जिनकी थ्योरी में 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज थी इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। तो हमने बताना है उनका नाम, हु इज दैट फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या आंसर बनता है? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? who is widely acknowledged founder of modern management। देखिए, अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है इन टॉपिक्स का तो फिर इन आंसर को, क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे, बिकॉज इनमें ऑप्शंस नहीं हैं। तो उनको हम कहते हैं हेनरी फायोल। द बुक मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस इज ऑथर्ड बाय। तो मैनेजमेंट बुक का नाम क्या है? मैनेजमेंट टास्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस। तो इनको किन्होंने ऑथरिंग की है, यानी इसके राइटर कौन है? सो द बुक नेम्ड एज मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस। सो हु ऑथर्ड दिस, किन्होंने इस किताब को लिखा? सो दिस बुक वॉज रिटन बाय पीटर ड्रकर्स। वो बहुत फेमस मैनेजमेंट गुरु हैं। व्हाट इज कवर्ड बाय प्लानिंग? तो प्लानिंग में क्या क्या कवर होता है? प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो प्लानिंग में कवर होता है व्हाट इज टू बी डन, वेयर टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू डू, हु विल एग्जीक्यूट, व्हाट विल बी आउटकम। तो प्लानिंग के ये डिफरेंट आपको
एक्टिविटीज बताई गई हैं। सो इनमें से किसको कवर किया जाता है प्लानिंग के अंदर? सो व्हाट इज कवर्ड बाय प्लानिंग? तो ये एक्टिविटीज में किस किस को कवर किया जाता है प्लानिंग के अंदर? तो थोड़ा सा रिकॉल करिए, बुक के अंदर इसका पूरा एक बॉक्स बना हुआ है। व्हाट टू बी डन, वेयर टू बी डन, हाउ टू बी डन। तो यहाँ पे बन गया करना क्या है, प्लेस बन गया वेयर टू बी डन, हाउ टू बी डन प्रोसीजर बन गया, व्हेन टू डू टाइम बन गया, हु विल एग्जीक्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, व्हाट विल बी द आउटकम। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो हमने बतानी है कौन सी एक्टिविटीज इसमें आती हैं। फ्रेंड्स, इसमें सारी एक्टिविटीज नहीं आती। सो व्हाट विल बी आउटकम, आउटकम क्या रहेगा, विल बी आउटकम। तो ये तो टाइम बताएगा जब कंप्लीट हुआ उस टास्क को, तो उसका अल्टीमेट आउटकम क्या। आउटकम प्लान तो किया जा सकता है, लेकिन आउटकम क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता। तो प्लानिंग के अंदर तो बाकी किए जा सकते हैं, क्या करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, कैसे करना है, और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्मार्ट गोल इज केयरफुली प्लान्ड, क्लियर, ट्रैकेबल ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट जो एक्रोनाइम है तो ये किसके लिए स्टैंड करता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए हमने बताना है आर फॉर रियलिस्टिक, टाइमली, टी फॉर टाइमली। तो यहाँ पे सी किसके लिए स्टैंड करता है, यानी ए किसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। स्मार्ट गोल में ए किसके लिए स्टैंड करता है, ये जानकारी हमने प्रोवाइड करनी है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? तो यहाँ पे ए स्टैंड करता है फॉर अचीवेबल, अचीवेबल गोल वो होना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस सेट्स द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग या सभी को। जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो एक फाउंडेशन का काम करता है, किसके लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए या सभी के लिए। तो हमने बताना है प्लानिंग प्रोसेस एक फाउंडेशन का काम करता है, इनमें से किन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर आपको लगता है? यस, इट प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग जो है एक वो प्रोसेस, वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। यानी कंट्रोलिंग काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करता है फ्रॉम आउट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव अथॉरिटी। Relationship between selected task, individuals and workplace to group work together in an efficient manner, as well as process of separating work into sections and departments। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? जो इस्टेब्लिश करता है एक इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सिलेक्टेड टास्क, इंडिविजुअल्स एंड वर्क प्लेसेस, ताकि वो इकट्ठे होकर के काम करें इफेक्टिव मैनर के अंदर। तो इस प्रोसेस में सेपरेट किया जाता है वर्क को इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस। तो हम यहाँ पे किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच प्रोसेस। तो हमने उस प्रोसेस का नाम बताना है अबाउट विच वी आर टॉकिंग हियर। तो बताएंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो इफेक्टिव अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है बिटवीन टास्क, इंडिविजुअल एंड वर्क प्लेस, ताकि ग्रुप इकट्ठा मिलके काम कर सके एक एफिशिएंट मैनर के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ये डेफिनेशन है। तो इसमें क्या इस्टेब्लिश किया जाता है? इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप सिलेक्टेड टास्क के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में, वर्क प्लेस के बीच, ताकि सभी मिलके इकट्ठा मिलके काम कर सकें। और फिर वर्क को भी सेपरेट किया जाता है सेक्शन में और डिपार्टमेंट्स में। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स फ्लो,
Organizations can be centralized, decentralized, line and staff, functional, committee, hierarchical. तो हमने बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बेस करना नेचर ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। तो अगर हम अथॉरिटी के बेसिस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन करें तो उसके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल या कमेटी ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड्स, इन ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ए टू डी सारे के सारे ही, हायरार्चिकल नहीं, हायरार्चिकल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ये सेंट्रलाइज हो सकते हैं, डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं, लाइन हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी कहाँ से फ्लो करेगी? इन मोस्ट स्मॉल फर्म्स business owners make all essential choices concerning product pricing, direction, etc. because they fall in centralized, line and staff, decentralized, committee type of organization। जो small firms हैं उन small firms के जो owners हैं सो वही सारे के सारे essential जो choices हैं, decisions हैं, तो वही डिसाइड करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है उसको लेकर के, प्राइस क्या है उसको लेकर के, डायरेक्शन क्या रहेगी उसको लेकर के, क्योंकि वो इनमें से किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करते हैं। वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करते हैं, लाइन स्टाफ में, डिसेंट्रलाइज्ड में, कमेटी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस में वो फॉल करते हैं? तो दैट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉल करते हैं? सो दे फॉल इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां हर चीज एक ही इंडिविजुअल ने करनी है, यानी सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंडिविजुअल में, उसका जो ओनर है तो उन ओनर्स में ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 22, मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए लॉट इन कॉमन विद वन अनदर and have perception that they are part of large family that is very involved in activities। तो ये इनमें से किसका फीचर है? क्लैन कल्चर का, अधोक्रेसी कल्चर का, या मार्केट कल्चर का? तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के तौर के ऊपर काम कर रहे हों, चाहे वर्कर के तौर के ऊपर काम कर रहे हों, तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक दूसरे के साथ एक लार्ज फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं और सभी इन्वॉल्व हैं एक्टिविटीज के बीच में। तो यहाँ पे हम किस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात कर रहे हैं? तो इट इज क्लैन कल्चर, इट इज एडहोक्रेसी कल्चर, इट इज मार्केट कल्चर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ कल्चर? ये फीचर किस कल्चर का है? सो इट इज फीचर ऑफ क्लैन कल्चर। सो क्लैन हम किसको कहते हैं? क्लैन हम कहते हैं फैमिली को। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, से इन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और देयर इंटरनल प्रोसीजर। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिट करता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, तो ट्रांजिशन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी में कोई चेंज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांजिशन, जैसे उनके इंटरनल प्रोसीजर्स में ट्रांजिशंस, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल एनहेंसमेंट कहते हैं। तो ये टर्म किसके लिए यूज हो रही है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या ऑर्गेनाइजेशन एनहेंसमेंट, व्हाट इट इज कॉल्ड? तो क्या कहा जाता है इसको? सो फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रांजिशन है, वो चाहे टेक्नोलॉजीज को लेकर के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे इंटरनल प्रोसीजर्स को लेकर के हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। द कंपोनेंट ऑफ हायरिंग प्रोसीजर्स विच एंटेल्स सेलेक्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर फ्रॉम ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल एप्लीकेंट्स इज कॉल्ड। तो हमने बताना है
हायरिंग प्रोसेस का वो कंपोनेंट। हायरिंग प्रोसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। तो हमने बताना है विच एंटेल्स सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय टू हायर फ्रॉम ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल एप्लीकेंट्स। तो हम उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? सो दिस कंपोनेंट इज नोन एज, तो इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? सो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो एक होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है एक्सेप्शनल एप्लीकेंट्स को और फाइनली उसको सिलेक्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें दो कंपोनेंट है, रिक्रूटमेंट का कंपोनेंट और सिलेक्शन का कंपोनेंट। समटाइम हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर लेते हैं। Which type of training refers to methods that are used to instruct workers while they are performing their regular duties at an organization? तो हमने बताना है वो कौन सी ट्रेनिंग है या किस टाइप की वो ट्रेनिंग है जिस मेथड में इंस्ट्रक्टर कर किया जाता है वर्कर को, यूज टू इंस्ट्रक्ट वर्कर्स। जब वो रेगुलर ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं तब उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे किस ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहे हैं? तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए ट्रेनिंग मेथड। इस ट्रेनिंग मेथड में वर्कर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है जब वो एक्चुअल जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, रेगुलर ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इट इज? फ्रेंड, दिस इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में रेगुलर ड्यूटीज वर्कर कर रहा है, फिर उसको गाइड किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल द लीडर्स मेक श्योर दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एवरीवन ऑन द टीम इज अवेयर ऑफ हाउ दे विल बी रिवार्डेड फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट। तो हमने बताना है लीडरशिप स्टाइल का नाम। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, उसमें क्या फीचर है जिसमें लीडर ये सुनिश्चित करता है कि हर एक को पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हर एक को पता है कि किस प्रकार से उसको रिवॉर्ड किया जाता है फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट। तो हमने बताना है उस लीडरशिप स्टाइल का नाम। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ लीडरशिप, विच काइंड ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का। तो ट्रांजैक्शन लीडरशिप में क्या है, जो लीडर है वो सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक को ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में जानकारी है और उसको ये भी पता है कि अगर रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया तो उसके लिए रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। तो इस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एल्डरफर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? एल्डरफर की जो मोटिवेशन की थ्योरी है उसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो व्हाट आर दोज 3 कंपोनेंट्स एल्डरफर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो ये एक काफ़ी फेमस थ्योरी है, अक्सर मोटिवेशन की इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं एल्डरफर्स थ्योरी के, जो मोटिवेशन का थ्योरी है? सो फ्रेंड्स, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसीलिए एल्डर थ्योरी को हम ERG थ्योरी भी कहते हैं, ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। E स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रिलेटेडनेस एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। तो ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर लोग मोटिवेट होते हैं। तो दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हम पिकअप करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इस एग्जाम के अंदर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कैन हैव विच इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखा होता है जो कंपनी रेज कर सकती है उस लेवल तक,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कैपिटल को? तो कैपिटल हमें पता है डिफरेंट टाइप से उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम किस कैपिटल की बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच कैपिटल? क्वेश्चन नंबर 28। सो विच टाइप ऑफ कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट? सो हम बात कर रहे हैं अथोराइज्ड कैपिटल की। अथोराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी रेज कर सकती है, और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा रहता है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी रिलेट्स टू व्हाट? तो अथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के बाद अब हमने बताना है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हम किसको कहते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? सो एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, एक इश्यूड कैपिटल होती है, एक कॉल्ड अप होती है, एक पेड अप होती है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल किसको रिलेट करता है, ये क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉल्ड अप कैपिटल। फ्रेंड्स, कॉल्ड अप कैपिटल होती है पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल विच कंपनी हैज कॉल्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। तो कंपनी कैपिटल इशू करती है, ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को, और फिर शेयर होल्डर्स एग्री करते हैं कि वो कितना परचेज करने को तैयार हैं। फिर उनसे पैसा मांगा जाता है। तो जो पैसा मांगा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। In case of a company which used financial leverage, EBIT is 30 crore and EBT is 10 crore. What is the degree of financial leverage? एक कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करती है, और फाइनेंशियल लीवरेज में हमें दो फैक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसका EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 30 करोड़। और इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से अगर हम इंटरेस्ट को पे कर देते हैं तो अर्निंग बच जाती है केवल 10 करोड़। तो हमने बताना है इसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ दिस कंपनी? तो कैलकुलेट कर देंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पे आपको कोई फार्मूला कुछ नहीं दिया गया है, आपको सीधा आंसर प्रोवाइड करना है। सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। छोटा सा फार्मूला इसका। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम EBIT को EBT के साथ डिवाइड कर देंगे। तो EBIT इज 30, EBT इज 10। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इस केस में इट इज 3 टाइम्स। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज किस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है? इंटरेस्ट पार्ट को। हमने इंटरेस्ट को यहाँ पे आउट कर दिया है। तो यहाँ पे 30 करोड़ का EBIT था, जिसमें से 20 करोड़ माइनस हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट, और बाकी बचा हमारे पास 10 करोड़। तो इसमें टैक्स का एलिमेंट अभी इंक्लूडेड है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 31। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एक और फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। EBIT में जो परसेंटेज चेंज होगा और सेल्स में जो परसेंटेज चेंज होगा, तो उसके बेसिस के ऊपर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? सो वो जो है क्या निकालेंगे हम इसके बेसिस के ऊपर? सो फ्रेंड्स, इसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का डिग्री। तो अगर हमने फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री कैलकुलेट करना हो तो ये हमारा फार्मूला है, और अगर हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का डिग्री कैलकुलेट करना हो तो फिर ये हमारा फार्मूला है। क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो सेल्स जो है डायरेक्टली ऑपरेशंस को रिलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो ₹3 लाख है, इज 30 लाख एनुअली। Tax rate is 30%. What is payback period if original investment is 120 lakh? Profit after tax हमें बताया गया है।
सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें बताया गया, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन वो प्रॉफिट है 30 लाख का, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 3 लाख का डेप्रिसिएशन है। टैक्स का रेट 30% है। पे बैक पीरियड कितना होगा अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 120 लाख हो? तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कॉन्टिन्यूसली सभी सालों के लिए उतना ही रहेगा। ये एक अजम्पशन है, ये एनुअल प्रॉफिट का अमाउंट है बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेट कर दीजिए पे बैक पीरियड कितना होगा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 120 का। सो व्हाट इज पे बैक पीरियड? चलिए कैलकुलेट कर देते हैं पे बैक पीरियड को। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो सॉरी 30 लाख का 30% टैक्स रेट है, तो ये हमारा हुआ प्रॉफिट 30 लाख का। इसमें से माइनस हमने कर दिया टैक्स को, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और ऐड हमने कर दिया डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश फ्लो का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो हमारे पास कैश फ्लो कितना हुआ? तो कैश फ्लो हमारे पास हुआ 24 लाख का। तो 120 हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, एनुअली 24 हमारे पास वापस आता रहेगा। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया? सो पे बैक पीरियड हो गया 5 ईयर्स का। तो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, व्हाट वी आर एबल टू कैलकुलेट। तो हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, ये पे बैक पीरियड मेथड हो या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो, तो ये हमारे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं, और ये नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स इनकी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन केस ऑफ सिनेरियो एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज क्रिएटेड? अगर हम मेथड यूज करते हैं सिनेरियो एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, तो इनमें से कौन कौन से सिनेरियो क्रिएट होते हैं? एक्सपेक्टेड सिनेरियो, पेसिमिस्टिक सिनेरियो, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो या पॉजिटिव सिनेरियो, कौन कौन से सिनेरियोस क्रिएट किए जाते हैं? तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर? सिनेरियो एनालिसिस के अंदर हम किन किन सिनेरियोस को क्रिएट करते हैं? विच सिनेरियोस आर क्रिएटेड? विच सिनेरियोस आर क्रिएटेड? फिर हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं ए बी सी। तो एक है एक्सपेक्टेड सिनेरियो, एक है उसके अंदर पेसिमिस्टिक सिनेरियो, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। पॉजिटिव सिनेरियो के नाम से कोई सिनेरियो नहीं होता। तो 3 सिचुएशंस हम क्रिएट करते हैं। एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड से कम क्या रहेगा? पेसिमिस्टिक। एक्सपेक्टेड से बेटर क्या रहेगा? तो दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। The risk associated with cash flows is reflected in the standard deviation of cash inflows. Lesser the deviation of cash flows from the mean value, the lesser would be the risk and vice versa. तो ये मॉडल किन्होंने दिया? एक बार फिर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिस्क जो एसोसिएटेड है कैश फ्लोज के साथ, और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है? उसका रिफ्लेक्शन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज के अंदर। और जितना ये स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, तो लेसर द डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द मीन वैल्यू, तो उतना ही रिस्क कम होगा। और अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो ये मॉडल किन्होंने दिया? सो हु गिव दिस मॉडल? दिस मॉडल वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक एंड हिलियर ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. So Professor Frederick S. Hillier of Stanford University
उन्होंने ये मॉडल प्रोवाइड किया। रिस्क एसोसिएटेड विद कैश फ्लो, विच अप्रोच इज यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए किस अप्रोच को यूज किया जाता है? विच अप्रोच इज यूज्ड टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 36, क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? सो विच अप्रोच इज यूज्ड टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अप्रोच का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC, टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिस मॉडल, दिस अप्रोच इज यूज्ड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी ABC, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर मेजर्स। तो जो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर है वो किसको मेजर करता है? तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द एक्टिविटी, उसको वो मेजर करता है कि उस एक्टिविटी ने कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए, तो उसको वो मेजर करता है। एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज इन रियल एस्टेट, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो रियल एस्टेट में स्पेशलाइज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इनमें से किसको नहीं लिया जाएगा? अपार्टमेंट सेल्स रेवेन्यू को, कैश पुट इनटू द बैंक, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है, तो हमने बताना है उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनमें से किसको नहीं लेना है। विच ऑफ दीज विल नॉट बी टेकन। जो उन्होंने अपार्टमेंट सेल किए उसके रेवेन्यू को, जो कैश उन्होंने बैंक में डाला उसको, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं उनको, तो किस में प्रॉफिट लॉस को नहीं लिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38। सो फ्रेंड्स, इसमें कैश पुट इन द बैंक वो नहीं लिया जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है सेल्स रेवेन्यू के अंदर। तो जो सेल्स रेवेन्यू आएगा तो या तो वो प्रॉफिट बन जाता है, या वो प्रॉफिट के बाद उसका यूज कैसे किया जाए इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा की फेवर में। तो कैश पुट इन टू द बैंक ये ना तो एक्सपेंडिचर में आता है ना ये रेवेन्यू में आता है, इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन अपार्टमेंट की सेल का रेवेन्यू क्या है, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस क्या है, इनको लिया जाएगा। While using discounted cash method for valuation of a firm, the present value is calculated in two parts. Present value of cash flow during explicit period plus second part कौन सा है? तो जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को यूज करते हैं किसी भी फर्म को वैल्यूएशन पर्पस के लिए, तो जो प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन है वो दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट हमें बताया गया है वो कौन सा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग द एक्सप्लिसिट पीरियड। जो पीरियड हमें बताया गया उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट पीरियड। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट? तो सेकंड पार्ट कौन सा है फ्रेंड? जो सेकंड पार्ट है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बियॉन्ड एक्सप्लिसिट पीरियड। तो एक है गिवन पीरियड के लिए, लेट अस से कि 5 साल के लिए हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रोजेक्ट का लाइफ हो सकता है 7 ईयर्स हो सकता है 10 ईयर्स हो। तो एक तो जो एक्सप्लिसिट पीरियड है उसका हम ले लेते हैं जो बताया गया पीरियड है, और फिर उसके बियॉन्ड क्या उसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, when an investor is able to arrive at a conclusion regarding valuation of a company by utilizing a number of different multiples, it is known as which view? जब एक इन्वेस्टर अराइव एट करता है कंक्लूजन के ऊपर, यानी वो डिसीजन ले लेता है या डिसीजन लेने के लिए वो कंक्लूड कर लेता है कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, जिसमें वो डिफरेंट मल्टीपल्स को यूज करता है, तो उस व्यू को हम कौन सा व्यू कहते हैं? इन्वेस्टर के उस व्यू को कौन सा व्यू कहा जाता है? फ्रेंड्स, इन्वेस्टर के उस व्यू को हम कहते हैं बुलियन व्यू। तो बुलियन व्यू क्या है? जब एक इन्वेस्टर किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाता है, किसको लेकर के? वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी, जिसमें वो नंबर ऑफ डिफरेंट मल्टीपल्स को यूज करता है, तो हम इसको कहते हैं बुलियन व्यू। Which of the following is non-discounted cash flow method of valuation of a company?
तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक डिस्काउंटेड वैल्यूएशन और दूसरे नॉन डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मेथड्स। तो हमने बताना है इनमें से नॉन डिस्काउंटिंग वैल्यूएशन डिस्काउंटिंग टेक्निक कौन सी है। रिलेटिव वैल्यू मेथड, इक्विटी वैल्यूएशन मेथड, बुक वैल्यू अप्रोच मेथड, एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मॉडल। तो किसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, विच वन इज कंसिडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज कंसिडर्ड हियर। नॉन डिस्काउंटेड कैश मेथड, इनमें हम किसको लेंगे, रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड को लेंगे, इक्विटी वैल्यूएशन मेथड मल्टीपल मेथड को लेंगे, बुक वैल्यू अप्रोच को लेंगे, या एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मेथड को लेंगे। फ्रेंड, इसके अंदर कोई भी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं है, ये सारी की सारी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं, यानी इनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ ए कंपनी, जिसको हम पीई रेशियो कहते हैं, इंक्रीजेज व्हेन डिस्काउंट रेट गोज अप और डाउन एंड री इन्वेस्टमेंट रेट गोज डाउन और अप। तो हमने यहाँ पे दो चॉइसेस करनी है, जो डिस्काउंट रेट है वो अप जाता है या डाउन, और जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो डाउन जाता है या अप। तो हमने बताना है कि पीई रेशियो इंक्रीज कब करेगी। तो किसी भी कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो को इंक्रीज करते हुए देखने के लिए जो डिस्काउंट रेट है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, और जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो ये चॉइस हमने दोनों के बीच में करना है। तो इंक्रीज करने के लिए जो उसका डिस्काउंट रेट है वो डाउन जाएगा, और जो उसका री इन्वेस्टमेंट रेट है वो अप जाएगा, और अगर डिक्रीज करवाना हो पीई रेशियो को तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो छोटा सा फंडा है, बिल्कुल माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, इट कैन बी डन बाय वे ऑफ। अगर हमने ट्रेडमार्क्स का वैल्यूएशन करना हो, कॉपीराइट्स का वैल्यूएशन करना हो, लाइसेंसेस का वैल्यूएशन करना हो, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, बाय वे ऑफ व्हाट। यानी हमने यहाँ पे वर्चुअली मेथड बताना है। सो दिस विल बी डन बाय वे ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को मेथड को यूज करेंगे। टू कंपनीज मर्ज, बिफोर मर्जर दे वर रिलेटेड इन सम वे, से थ्रू फंडामेंटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल मेथड और मार्केट सेगमेंट। तो उस प्रकार की मर्जर को हम क्या कहेंगे। सो दो कंपनीज हैं जो मर्ज कर जाती हैं, और मर्जर से पहले वो इंडिपेंडेंटली रिलेटेड थी, या तो वो रिलेटेड थी फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज के कारण, या वो रिलेटेड थी इंडस्ट्रियल मेथड के कारण, या उनका जो मार्केट सेगमेंट था उसके कारण वो रिलेटेड थी। तो इस प्रकार की मर्जर को हम क्या कहेंगे। सो दिस टाइप ऑफ मर्जर इज नोन एज, क्या कहेंगे इस मर्जर को। सो दिस मर्जर इज नोन एज कॉन्जेनरिक मर्जर। तो कॉन्जेनरिक मर्जर का ये फीचर है, मर्जर से पहले ये दोनों कंपनीज रिलेटेड थी, या तो टेक्नोलॉजीज के कारण, या इंडस्ट्रियल मेथड्स के कारण, या मार्केट सेगमेंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, X is a large listed company, Y is a small unlisted company, Y acquires X, what type of merger। X एक बड़ी कंपनी है और Y एक स्मॉल अनलिस्टेड कंपनी भी है, इसमें Y X को टेक ओवर कर लेती है, तो इट अक्वायर्स X। तो हमने बताना है ये किस टाइप की मर्जर में फॉल करेगा। सो इट इज व्हाट टाइप ऑफ मर्जर। सो इस तरह की मर्जर को हम क्या कहेंगे। सो दिस टाइप ऑफ मर्जर इज कॉल्ड रिवर्स मर्जर, जब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स मर्जर। ओनर ऑफ ए वारंट कैन for a limited time and at predetermined cost purchase an agreed upon number of equity or preference or bonds in a company at a predetermined price। ओनर ऑफ ए वारंट, वारंट क्या होता है, वारंट होता है एक राइट टू परचेज, राइट टू कन्वर्ट। एक लिमिटेड टाइम के लिए ये राइट अवेलेबल है, और वो प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट के ऊपर, ताकि एग्रीड अपॉन नंबर ऑफ
परचेज किए जा सकें, इक्विटी शेयर परचेज किए जा सकें, प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए जा सकें या बॉन्ड्स परचेज कर सकें। तो परचेज करने का ये ऑप्शन किन में है? इक्विटी शेयर्स में है, प्रेफरेंस शेयर्स में है या बॉन्ड्स में है? तो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट के ऊपर, प्री डिटरमिन्ड प्राइस के ऊपर, और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर रहता है जिसको हम वारंट कहते हैं। तो वारंट में किसको परचेज किया जाता है? सो वारंट में परचेज होता है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को परचेज करने का ये राइट अवेलेबल होता है। एक कन्वर्टिबल बॉन्ड विच इज डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी इज सब टाइप ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर विच इज इशूड आउटसाइड इंडिया एंड डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है, इसे फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट किया गया है। ये सब टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का, इसको आउटसाइड इंडिया इशू किया जाता है और जिस करेंसी में इसको डिनोमिनेट किया जाता है वो यूएस डॉलर है। तो ये सारे के सारे फीचर्स किस कन्वर्टिबल बॉन्ड के हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंड, दिस इज नोन एज FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो ये कहलाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। सो बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्रेंड्स, क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक्स को यूज करके करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बुक्स को जैसे लिखा गया है, जो इसमें लिखा गया है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही हो सकती है। सेकेंडली, क्योंकि आपको डिफिकल्टी आ रही है सो यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम, फिर आप भूल जाते हैं, फिर दोबारा से टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो ऑल दिस प्रोसेस बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। और तीसरी डिफिकल्टी, आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन बुक के अंदर आपको क्वेश्चन तो मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं। या आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, केस स्टडीज़ आपको नहीं मिलती हैं तो बहुत थोड़ी कहीं कहीं पे मिलती हैं केस स्टडीज़। तो इन सभी का सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है? फ्रेंड, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हम हर कॉन्सेप्ट को, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको इजी करके आपको समझाते हैं, जिससे आप बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो जिससे आपके ये दोनों ही पहली प्रॉब्लम्स दे आर रिजॉल्व्ड। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और वो भी लार्ज नंबर्स के अंदर, इसीलिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारी सॉल्व्ड केस स्टडीज़ जिनमें सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं, केस स्टडीज़ में आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप CIB के अंदर अंडरस्टैंड करते होंगे कि केस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये सब कुछ अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल इन आवर ऐप एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट थ्रू आवर वेबसाइट। तो इसको यूज़ करें और बेनिफिट उठाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, टू कंटिन्यू टू बी ए स्टार्टअप द एनुअल टर्नओवर इज लिमिटेड टू। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप है, अगर उसको स्टार्टअप बने रहना है तो उसकी एनुअल टर्नओवर का लिमिट कितना है? सो दिस एनुअल टर्नओवर लिमिट इज ₹100 crore। A slide presentation using either PowerPoint or keynote slides in the background which helps the entrepreneur to showcase its business and provide reasons for which an investor should invest into startup business is called। So जो भी स्टार्टअप बिजनेस हैं, जब वो किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या की नोट स्लाइड्स प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनका बिजनेस क्या है और इन्वेस्टर को क्यों उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस स्लाइड प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, वो स्लाइड प्रेजेंटेशन कहलवाती है पिच प्रेजेंटेशन। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड इज अराउंड। तो कोई भी प्राइवेट इक्विटी फंड जो है उसका लाइफ स्पैन तकरीबन कितने साल का रहता है? तो वो रहता है तकरीबन 10 ईयर्स का। तो इट इज़ अराउंड 10 ईयर्स। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपको अवेलेबल है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, हम सूटेबली वहीं पे उसको आंसर करेंगे।
अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करके जाएं, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच मत करें। डू नॉट हेजिटेट टू लाइक इट, बिकॉज आपका लाइक करना किसी भी सेशन को यूट्यूब को सजेस्ट करता है कि यूट्यूब अपने लेवल से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करे। तो आपका लाइक सिर्फ लाइक नहीं है, सो इट इज़ ए सजेशन फॉर यूट्यूब, जिसमें वो बहुत सारे और स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। आज के इस सेशन के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ताकि वो भी इसका बेनिफिट लें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो उसको ज़रूर पुश कर दें, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा समय तक अगर आपने पूरे सेशन को वॉच किया है तो लाइक करने में संकोच मत करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।